हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य पर राज्यों की रैंकिंग जारी की, इसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 60। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बिस्किट कंपनी के मालिक BP अग्रवाल का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रिया गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 84 सेकेंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गना संतोषणी रेड्डी, और ये तेलंगाना राज्य की निवासी हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डेवॉन कॉनवे। अगला क्वेश्चन है, इजराइल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इसाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS वर्ग डूब गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ईरान। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। और दोस्तों, ये क्वेश्चन कल हमने आपसे पूछा था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था झांग होंग। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब और डी है बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा की व्यवस्था के लिए यूपी की योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के वैध संरक्षक को बच्चों के बालिग होने तक 4,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा दिया जाएगा। निराश्रित बालिकाओं की शादी में सरकार 1,01,000 रुपये की आर्थिक मदद भी करेगी। इसमें ऐसे बच्चे निराश्रित की श्रेणी में आएंगे जिनके माता पिता का निधन 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना से हुआ हो, या फिर माता पिता में से किसी एक का निधन 1 मार्च 2020 से पहले हो चुका हो और दूसरे का निधन कोरोना की वजह से हुआ हो। पात्रता की श्रेणी में आने के लिए पारिवारिक आय 2 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत ऐसे अनाथ बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है। और इस योजना में ऐसे बच्चों को वैध माना जाएगा जिनके माता पिता का निधन 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना से हुआ हो, या फिर किसी एक का निधन 1 मार्च 2020 के पहले हुआ हो और एक का निधन कोरोना की वजह से हुआ है। तो ऐसे बच्चों को इस योजना
की पात्रता में माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है सुरेश यादव, बी है ब्रजेश पाठक, सी है सौम्या श्रीवास्तव और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सौम्या श्रीवास्तव। सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था हिंदी राष्ट्र सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था हिंदी साहित्य अकादमी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ जैन सुमन द्वारा यूपी के बांदा की कवित्री सौम्या श्रीवास्तव को राष्ट्रीय मंत्री के पद पर मनोनीत किया गया। संस्था का उद्देश्य स्तरीय साहित्य को आम जनमानस तक पहुंचाकर हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदी साहित्य अकादमी है इसकी राष्ट्रीय मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सौम्या श्रीवास्तव को हिंदी साहित्य अकादमी में राष्ट्रीय मंत्री के पद पर मनोनीत किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के बांदा की निवासी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही? ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है दूसरे, सी है तीसरे और डी है चौथे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथे। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही, जबकि FIH महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही। FIH हॉकी रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, नीदरलैंड तीसरे, जर्मनी 5वें, न्यूजीलैंड 8वें, स्पेन 9वें, कनाडा 10वें स्थान पर रहा। नीदरलैंड की महिला टीम रैंकिंग शीर्ष स्थान पर रही, अर्जेंटीना की महिला टीम दूसरे स्थान पर रही और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर है जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन 5वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि FIH विश्व रैंकिंग जो है उसमें अगर पुरुष हॉकी टीम में देखा जाए तो भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है वो चौथे स्थान पर रही है। और पहले स्थान पर कौन सी हॉकी टीम रही है? तो पहले स्थान पर रही है बेल्जियम हॉकी टीम। और अगर महिला हॉकी टीम में देखा जाए तो पहले स्थान पर नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम शीर्ष स्थान पर रही है, दूसरे पर रही है अर्जेंटीना की और तीसरे पर रही है ऑस्ट्रेलिया की। और दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड है FIH, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी इसका फुल फॉर्म होता है। और FIH जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में FIH का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विद्यार्थियों के लिए योन टैब स्कीम लॉन्च की गई? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है दिल्ली, सी है लद्दाख और डी है असम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए योन टैब योजना लॉन्च की। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है जिसमें तकनीकी सहायता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जा रही है। इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे जिसमें पाठ्य पुस्तकों, वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन सहित प्रीलोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि योन टैब जो योजना है ये किस राज्य ने शुरू की है? तो लद्दाख में इसे शुरू किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि कक्षा 6 से 12 तक के जो भी छात्र हैं उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने में समस्या ना हो और उसके तहत उन्हें टैबलेट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये योजना लद्दाख ने शुरू की है, तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर सीट वैकेंट है और लद्दाख के जो गवर्नर हैं वो है राधा कृष्ण माथुर यानी RK माथुर। और लद्दाख में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? तो ध्यान रखना है 2 जिले लद्दाख में हैं, लेह और कारगिल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है डेविड डियोप, बी है एरिक विलार्ड, सी है ओल्गा रोबिन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेविड डियोप।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता डेविड डियोप को घोषित किया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले यह प्रथम फ्रेंच लेखक बन गए हैं। उन्होंने अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के सैनिकों के इर्द गिर्द केंद्रित है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद अमेरिकी लेखिका अन्ना मोस्कोवाकिस ने किया है। 50,000 पाउंड की इस पुरस्कार को इस उपन्यास के लेखक एवं इसके अनुवादक के बीच बांटा जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल एक पुस्तक के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है एवं जो यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो 2021 के विजेता कौन है, तो ये ध्यान रखना है फ्रेंच के ये लेखक हैं। इनका नाम क्या है? डेविड डियोप। ये 2021 के बुकर पुरस्कार के विजेता है। अब दोस्तों अगर बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1969 में। कब? 1969 में बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और स्थापना की किसने थी? तो इंग्लैंड की बुकर मैकुनल कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। और ये बुकर पुरस्कार हर साल एक पुस्तक के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है जो यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 2021 का किसे दिया गया है, तो डेविड डियोप को 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही त्रिरत्न बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है बोध गया, बी है सारनाथ, सी है नासिक और डी है राजगीर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नासिक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नासिक की एक पहाड़ी में स्थित त्रिरत्न बौद्ध गुफाओं के पास 3 नई गुफाओं की खोज की है। इन गुफाओं को भी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल बताया जा रहा है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये तीनों नई गुफाएं त्रिरत्न गुफाओं से भी पुरानी हो सकती हैं। त्रिरत्न गुफा में 25 गुफाओं का समूह है जिन्हें पांडवलेनी गुफाएं भी कहा जाता है। इनका निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच त्रिरत्न पहाड़ी में किया गया था। इन गुफाओं के परिसर का दस्तावेजीकरण 1823 में एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जेम्स डेलामाइन द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसने नासिक की एक पहाड़ी में त्रिरत्न बौद्ध गुफाओं के पास 3 नई गुफाओं की खोज की है। तो कहाँ पर की है ये ध्यान रखना है, नासिक में ये की गई है। अब दोस्तों अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो गौतम बुद्ध से संबंधित कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु है, इन्हें निर्वाण प्राप्त कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखना है जन्म 563 ईसा पूर्व और जो मृत्यु है, जो निर्वाण है, वो 483 ईसा पूर्व में इन्हें प्राप्त हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। और दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे इनके प्रथम गुरु कौन थे? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। और दोस्तों गौतम बुद्ध जो हैं इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था महामाया। लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। और इनका जो लालन पालन है वो इनकी माता जो महामाया थी उनकी छोटी बहन प्रजापति गौतमी ने किया था। और दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? तो ध्यान रखना है इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और इसके अलावा भी इनसे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि इन्हें जो ज्ञान प्राप्त है वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, कई बार नदी का नाम भी पूछा जाता है, तो दोनों ध्यान रखना है, निरंजना नदी और पीपल के पेड़ के नीचे। और कहाँ पर? बोध गया में। और दोस्तों सबसे अधिक जो उपदेश हैं वो गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। तो ये सारी चीज़ें गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो इनके घर त्यागने की घटना थी उसे क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण इनके घर त्यागने की घटना को कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, कल्पसर परियोजना किस राज्य की पहल है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात और डी है मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने कल्पसर परियोजना की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी की समीक्षा के लिए एक एपेक्स प्रोग्रेस रिव्यू समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सलाहकार द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जाएगी। यह समिति समय समय पर कल्पसर परियोजना की डीपीआर की तैयारी की समीक्षा करेगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत खंबात की खाड़ी में 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कल्पसर जो परियोजना है ये किस राज्य की पहल है, तो ये गुजरात की पहल है। अब दोस्तों यहाँ पर गुजरात की बात है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों गुजरात में जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो ध्यान रखना है राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और लोकसभा सीटों की संख्या है 26। और दोस्तों गुजरात के पाटण में स्थित है एक रानी की बाव। क्या स्थित है? गुजरात के पाटण में जो रानी की बाव स्थित है वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या? गुजरात के पाटण में स्थित रानी की बाव। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया? ऑप्शन नंबर ए है स्पेस एक्स, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है गूगल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को शामिल किया है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो कौन है? तो सत्या नाडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है एस.के. जल्होत्रा, बी है आर.एस. सोडी, सी है वी.के. नायक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर.एस. सोडी। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए भारत में अमूल ब्रांड उत्पाद बेचने वाले अमूल के प्रबंध निदेशक आर.एस. सोडी को चुना गया। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने 1 जून को आयोजित सभा के दौरान गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को बोर्ड के लिए चुना गया है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के पूर्व छात्र हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए जो भारत में अमूल ब्रांड उत्पाद बेचने वाले हैं अमूल के प्रबंध निदेशक आर.एस. सोडी, इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है पाकिस्तान और डी है दक्षिण कोरिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद पर्यावरण का संरक्षण करना एवं इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? तो ध्यान रखना है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर रहा है। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का अर्थ क्या होता है? तो पर्यावरण को होने वाली क्षति को बाधित करना, रोकना और इसकी पुनः स्थिति बहाल करना इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का अर्थ होता है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये थे 6 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये है आज का क्वेश्चन, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले
100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, बी है शिखर धवन, सी है ऋषभ पंत और डी है विराट कोहली। तो दोस्तों इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।